नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9 क्षितिज भाग 1 का पाठ 17 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि हैं इसके राजेश जोशी जी। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय से शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। तो राजेश जोशी का जन्म कब हुआ? तो 1946 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। ये कौन से प्रदेश में आता है? तो मध्य प्रदेश में आता है। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की। इन्होंने क्या है, जैसे ही इनकी शिक्षा पूर्ण हुई उसके बाद इन्होंने पत्रकारिता का कार्य शुरू कर दिया और कुछ सालों तक अध्यापन किया और कुछ सालों तक ये पढ़ाते भी रहे, शिक्षक रहे। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। इन्होंने कविताएं तो लिखी, कविता के साथ साथ क्या है, कहानी, नाटक और लेख और टिप्पणियाँ भी इन्होंने लिखी थी। साथ ही उन्होंने कुछ नाटक रूपांतर भी किए और साथ ही इन्होंने क्या है, कुछ नाटक का रूपांतरण भी किया है। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। मतलब जो फिल्में होती हैं तो उनकी जो पटकथा लिखी जाती तो उसका कार्य भी इन्होंने ही किया था। उन्होंने भर्तृहरि की कविता की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं संस्कृत के, भर्तृहरि जी। इनकी कविता का अनुरचना इन्होंने भूमिका, कल्पतरु यह भी इस नाम से की एवं जो मायाकोव्स्की की कविता है उसका अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, जो अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा है, रूसी है, जर्मन है, इन भाषाओं में भी कविताओं का अनुवाद किया है और वो प्रकाशित भी हुए हैं, मतलब उनका प्रकाशन भी हुआ है। आगे देखते हैं रचना परिचय। तो राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ मतलब एक दिन क्या करेंगे, पेड़ भी बोलेंगे, और मिट्टी का चेहरा, और दूसरा नेपथ्य में हंसी। नेपथ्य मतलब वहाँ पर जो पर्दा होता है, पर्दे के पीछे जो हंसी होती है उसको नेपथ्य बोला जाता, और दो पंक्तियों के बीच। ये सारी रचनाएं इन्होंने ही की हैं जो कि काव्य संग्रह के नाम से जानी जाती हैं। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिली है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का पुरस्कार मिला, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान मिला और साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इन्हें मिला। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। मतलब राजेश जोशी की हम कविताओं में देखेंगे तो उसकी जो पटभूमि होती है वह क्या है, गहरे सामाजिक अभिप्राय से युक्त होती है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। मतलब हम जीवन के गहरे संकट में भी बैठते हैं और उस समय हम यदि इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो वह हमारी गहरी आस्था को उभार देती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी इसी में है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है उतना वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। आगे बता रहे हैं कि दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना इनको कवि को दिखाई देता है उतना ही प्रबल उनको क्या है, जीवन की जो संभावना की खोज होती है वो भी बेचैन कर देती हैं। कविता का संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो यहाँ पर हम कविता का संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में जानेंगे, सार रूप में जानेंगे कि आखिर कविता में बताना क्या चाह रहे हैं कवि जोशी जी। तो प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है, क्योंकि
गरीबी के कारण, अभावग्रस्त होने के कारण जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, क्योंकि उनको पेट पालना ही इतना मुश्किल होता है कि वो पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। तो उसी को यहाँ पर लेकर के कवि ने अपने भावों को व्यक्त किया है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। तो यहाँ पर सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं जिसके कारण भी लोग बाग पढ़ने नहीं भेजते हैं, और कुछ आर्थिक तंगी भी होती है जिसके कारण लोग क्या है, अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते। तो उसी ओर हमारा ध्यान खींचा है। और जब बच्चों के खेलने कूदने की उम्र होती है, शिक्षा प्राप्त करने की उम्र होती है, उस उम्र में बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम पर जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर कविता हम देखेंगे। कविता में बच्चे काम पर जा रहे हैं, वही कविता यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। फिर इसी में हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित इस कविता को समझेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा हो। भयानक लेकिन इससे ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मालूम, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अभी हम यहाँ तक की पंक्तियों का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के माध्यम से देखेंगे। तो शब्द संपदा में जैसे कोहरा मतलब धुंध होता, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल धुआं धुआं रहता है, मतलब एक हाथ दूर की भी चीज़ें हम देखना चाहें तो कोहरे में दिखाई नहीं देती हैं, उसको धुंध और कोहरा कहते हैं। मदरसा मतलब विद्यालय होता है, जैसे हमारे स्कूल होते हैं ऐसे ही मुसलमानों की क्या होते हैं, मदरसे होते हैं। ईसाई लोग भी मदरसों में भी पढ़ाते हैं कई बार। हस्व मामूलन, मामूल का मतलब यथावत। अब इसके संदर्भ को देखते हैं। तो प्रस्तुत कविता हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 1 से अवतरित है। अवतरित अर्थात ली गई है। इस कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं, और इसके जो कवि हैं वह हैं राजेश जोशी जी। अब इसका प्रसंग, आखिर इस कविता में कवि क्या बताना चाह रहे हैं इसको हम देखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है, उसी का परिचय देते हुए कवि कहते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, जब उनकी उम्र खेलने कूदने की होती है, शिक्षा ग्रहण करने की होती है, उस समय वो क्या है, काम पर जा रहे होते हैं। तो उसी की ओर कवि ने इशारा किया है, हमारा ध्यान आकर्षित किया है। भावार्थ या व्याख्या। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी, सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करना है। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो सुबह कमाते हैं तो शाम तक खा पाते हैं और रात में सो जाते हैं, और सुबह फिर उठते हैं, फिर उनको दूसरे दिन की व्यवस्था करनी होती है। तो इस कारण से वो बच्चे क्या करते हैं, रोजी रोटी का इंतज़ाम करने के लिए जाते हैं। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय की दुकान में काम करने के लिए मजबूर है। तो आप भी देखते होंगे जब आप स्कूल जाते हैं तो कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उस समय काम पर जा रहे होते हैं, और आप अपने स्कूल बैग टांग कर, गाड़ी में बैठकर, बाइक में बैठकर, स्कूटर में, कार में बैठकर कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। और उसी समय वो बच्चे नंगे पैर मजदूरी पर जाते हैं। कोई कारखानों में काम करता है तो कोई चाय की दुकानों पर काम करता है, और ये सब करने के लिए वो मजबूर होते हैं। वो अपनी मन की खुशी से नहीं जाती, बल्कि उनको ऐसा करना पड़ता है अपने पेट
पालन के लिए और अपने घर के परिवार के संचालन के लिए। जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, जैसे आप खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऐसे ही उन बच्चों की भी उम्र सेम ही रहती है आपके जैसे, परंतु उनको मजबूरी के कारण ये सब करना पड़ता है। इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। मतलब जिन बच्चों को खेलना चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नई नई अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए विद्यालय में जाके, वो उस समय क्या करते हैं, बाल मजदूरी करते हैं। यही समस्या यहाँ पर कवि ने बताई है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं यह कवि को और भयानक लग रहा है। मतलब हम बातचीत में ऐसे कह देते कि देखो तो बच्चे, इनको स्कूल जाना चाहिए, स्कूल नहीं जाते हैं, चाय इनके टपरे पे काम कर रहे हैं, कोई चाय की दुकान पे काम कर रहे हैं, तो कोई कपड़े पर प्रेस कर रहा है, तो कोई कारखानों से जो मजदूरी का काम होता है वो करता, कोई बिल्डिंग को बनाता है। तो इस सब की चर्चा हम सामान्य रूप से कर तो लेते हैं, परंतु ये इतनी सामान्य नहीं होती है। उन बच्चों से पूछो कि वो किस प्रकार मजबूर होकर उस कार्य को करते हैं। जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानना या पता लगाना चाहिए कि पढ़ने खेलने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूँ काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। कभी बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखता है, जिससे कवि हताशा एवं निराशा से भर जाता है कि मतलब कितने मजबूर रहे होंगे वो बच्चे। उनका भी तो मन करता होगा कि मैं रजाई में छुपूँ, मैं स्वेटर पहनूँ, अच्छे जूते पहनूँ, टाई लगाऊँ और फिर स्कूल जाऊँ, परंतु उनको ये सब नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो इतने गरीब होते हैं। इस गरीबी के कारण वो ये सब नहीं कर पाते हैं और यही सब कवि देखता रहता है। और कवि जब इस दशा को देखता है तो इस दशा और दिशा के कारण उसका मन हताश और निराशा से भर जाता है। इसी कारण बस कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या बाकी सारी खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? कभी अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहते हैं, बयां मतलब व्यक्त करते हुए कहते हैं, वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी हैं? कि सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे एवं सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं जो इन बच्चों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए ये सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीज़ें जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर का आंगन इत्यादि खत्म हो चुके हैं। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय व मदरसे खत्म हो चुके हैं। कवि आगे कह रहा है कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं बचा। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है। मतलब वो सोचता है कि अब तो इनको बेचारों को खेलने के लिए भी नहीं मिल रहा है, जबकि ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। बाज़ार में जाओ तो लाखों गेंदें, फुटबॉल, टेनिस,
मतलब हर दुनिया का ऐसा कोई गेम नहीं होगा कि दुकानों पर नहीं बिकता हो। मैदान है तो मैदान भी रहते, स्कूलों में भी रहते, इतने सारे, पहले तो कम विद्यालय हुआ करते थे, आजकल तो इतने विद्यालय हुआ करते हैं। उसके बाद भी क्या है, ये बच्चे बेचारे काम पे जा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उस कवि को बहुत ज़्यादा निराशा होती है। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर हमारा ध्यान खींचने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। कवि के अनुसार बचपन, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का होता है। मतलब सर्वांगीण विकास माना जाता है बच्चों का कि बचपन में ही होता है। बच्चों पर छोटपन में जो छाप पड़ जाती है वो जिंदगी भर उनके लिए काम आती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी अच्छी आदतें होती हैं, जितने भी अच्छे गुण होते हैं, वह बचपन में ही उनको संस्कारित करके डाल दिए जाते हैं। क्योंकि यदि बच्चा क्या होता है, कच्ची मिट्टी की तरह होता है या कच्चे घड़े की तरह होता है। तो कच्ची मिट्टी का जो घड़ा होता है, आप उसको जैसी आकृति देना चाहें वैसा दे सकते, परंतु उसी घड़े को जब आप भट्टी में पका लेते हैं तो वो टूट जाएगा, परंतु उसमें कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए बचपन में ही बच्चों को क्या है, पूरे संस्कार दिए जाते हैं, क्योंकि ये उनके विकास का समय होता है, विकास का काल होता है, और इसी में बच्चा क्या है, सर्वांगीण विकास करता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। कवि सोच रहा है कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीज़ें खत्म हो गई हैं, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीज़ें एवं जगहें दुनिया में भरी पड़ी हैं, मतलब जहाँ जाओ आपको स्कूल मिल जाएंगे, जहाँ जाओ आपको हर प्रकार के खिलौने मिल जाएंगे, मदरसे मिल जाएंगे, बगीचे मिल जाएंगे, उसके बाद भी बच्चे क्या है, काम पर जा रहे हैं, तब उनमें चिंता घर कर जाती है। क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता है कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो आपने देखा किस प्रकार से कवि ने हमारा ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित किया, हमारी सामाजिक व्यवस्था की ओर आकर्षित किया, और हम इनके माध्यम से, कवि के माध्यम से ये समझ सकते हैं। और जहाँ तक यदि हम सहयोग कर सकते हैं तो हमें, यदि ऐसे बच्चे खेलने के स्थान पर, पढ़ने के स्थान पर घूमते हुए दूसरों के यहाँ काम करते हुए दिखाई दें, तो हमें क्या है, सरकार को इन कारणों से अवगत कराना चाहिए। आगे प्रश्न अभ्यास से प्रश्न लेंगे। कविता के पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो कविता की पहली दो पंक्तियां इस प्रकार हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इन्हें पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव, दया का भाव उमड़ता है। दया का भाव इस कारण उमड़ता है कि इन बच्चों को खेलने कूदने की उम्र है, मतलब इन बच्चों की क्या, खेलने कूदने की अभी आयु है, किंतु इन्हें भयंकर कोहरे में भी आराम नहीं है। पेट भरने की मजबूरी के कारण ही ये सब काम ये कर रहे हैं। ठंड में सुबह उठे होंगे और न चाहते हुए भी काम पर चल दिए होंगे। चिंता इसलिए उभरी कि इन बच्चों की यह दुर्दशा कब समाप्त होगी, कब समाज बाद मजदूरी से मुक्ति पाएगा, परंतु कोई समाधान ना होने के कारण चिंता की रेखा गहरी हो गई। अगला है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि कवि की दृष्टि में बच्चों के काम पर जाने की स्थिति को विवरण या वर्णन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बातें होती हैं तो वो हमें समझ में नहीं आती, परंतु उसी बात को हम अलग तरीके से कहते हैं, संक्षिप्त में कहते हैं, तो वो बात हमें जल्दी से घर कर जाती, समझ में आ जाती है।
क्योंकि ऐसा वर्णन किसी के मन में भावनात्मक लगाव और संवेदनशीलता नहीं पैदा कर सकता है, कुछ सोचने के लिए विवश नहीं कर सकता है। इसे प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर एक जवाब मिलने की आशा उत्पन्न होती है। इसके लिए समस्या से जुड़ाव, जिज्ञासा एवं व्यथा उत्पन्न होती है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसलिए कवि ने क्या है, इसको वर्णन या विस्तार देने की अपेक्षा प्रश्नवाचक के रूप में खड़ा कर दिया। और सच में ये समस्या ही है जिसका समाधान हर समाज के लोगों को खोजना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और अपने बच्चों के साथ साथ यदि दूसरे के बच्चे इस प्रकार की स्थिति में हैं कि वो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें उनकी भी व्यवस्था करवानी चाहिए, करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? तो समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन से कामकाज करना पड़ता है। यह उनकी जन्मजात व्यवस्था होती है। एक भिखारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलौने, रंगीन किताबें कहाँ से लाए? समाज की व्यवस्था भी बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं है। यद्यपि सरकार ने इस विषय में कानून बना दिए हैं, किंतु वह बच्चों को निश्चित रूप से ये सुविधाएं दिला पाने में समर्थ नहीं है। ना ही सरकार या समाज के पास इतने साधन हैं, न गरीबी मिटाने के उपाय हैं और न इच्छा शक्ति, इसलिए बच्चे वंचित हैं। यदि हम सरकार से उम्मीद करें तो ये सब नहीं कर सकते, परंतु यदि समाज के लोग इस दिशा पर ध्यान दें, हर व्यक्ति अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में क्या घटना घट रही है, क्या दुर्घटना हो रही है, ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे, इस कारण का यदि हमें पता चल जाए और पता चलने के बाद उसका हम समाधान निकाल पाएँ, तभी हम क्या कर सकते हैं, बाल श्रमिकों की जो मजदूरी है उन पर रोक लगा सकते हैं। सरकार तो अपनी प्रकार से कार्य कर रही है, परंतु कई क्या है, अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण भी ऐसा करते हैं। और जिनको ज्ञान होता है कि पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो वो माँ बाप भले भूखे रह जाएंगे परंतु अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। परंतु ये नासमझी के कारण भी, अज्ञानता के कारण भी, कुछ भूख की वजह से और कुछ सरकार की जो योजनाएं होती हैं इन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती, इसकी वजह से ये सब हो रहा है और आगे होता भी रहेगा। अगला प्रश्न, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? तो जीवन में बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी लोग उदासीन बने रहते हैं। इस उदासीनता के अनेक कारण हैं, जैसे लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि वे सोचते हैं कि छोड़ो, यह कौन सा हमारा बच्चा है। मतलब खुद के बच्चे को दर्द हुआ तो दर्द है और दूसरे के बच्चों को दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं है। ये संवेदनहीनता ही तो है। मतलब अपने बच्चे से प्रेम होने के कारण संवेदनता है, परंतु दूसरे के बच्चे से प्रेम न होने के कारण वो संवेदनहीनता है। लोगों की स्वार्थ भावना इस उदासीनता को बढ़ाती है। वे अधिक लाभ कमाने और कम मजदूरी देने के लालच में बच्चों से काम करवाते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि घर वाले ही करवाते हैं। कई बार जो काम करवाने वाले होते हैं वो सोचते हैं कि चलो बड़ों को तो क्या ज़्यादा देना पड़ेगा और बच्चों को कम देना पड़ेगा, जबकि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों से भी ज़्यादा काम कर लेते हैं, परंतु स्वार्थ भावना होने के कारण वो ये सब करते हैं। बाल मजदूरों को अपने काम पर लगाते हैं और मजदूरी कम देकर उनका शोषण करते हैं। बाल श्रम कानून का पालन कराने वाले अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का उचित निर्वाह न करना समाज की उदासीनता बढ़ाता है। मतलब उनका ये नियम है कि जो बच्चे हैं तो बच्चों को क्या है, उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, परंतु वो ऐसा नहीं करते। क्योंकि वो अपने कर्तव्य का सही से निर्वाह नहीं करती। यदि वो अपने कर्तव्य का सही से निर्वाह करें तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही न हो। वो उनके घर में जाएं, बच्चों को बताएं, बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप को बताएं और जो काम करवाते हैं उनको दंडित करें, तो इस प्रकार के बच्चे हमारे पास नहीं बचेंगे। हर कोई बच्चा क्या होगा, विद्यालय में होगा और हर सुविधाएं उनको मिल रही होंगी। अगला प्रश्न है कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? तो मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थलों पर काम करते देखा, जैसे चाय की दुकान पर, होटलों पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में,
मैंने उन्हें सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते हुए देखा है। अगला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने से बाल श्रमिकों का भविष्य क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इससे एक और जहाँ शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, रुकता है, वहीं उनका मानसिक विकास भी यथोचित ढंग से नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे जीवन भर के लिए अकुशल श्रमिक बनकर रह जाते हैं। इससे उनके द्वारा समाज और देश के विकास में उनके द्वारा जो योगदान दिया जाना था वह नहीं मिल पाता है, जिससे प्रगति की दर क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है। आप देख ही रहे हैं कि कोरोना में अच्छों की हालत ख़राब हो गई है, तो अब तो बाल श्रम और ज़्यादा बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए जहाँ तक हो तो जो पूंजीपति हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो इस ओर ध्यान दें और इन बच्चों को क्या है, स्कूल भेजें, उनको पढ़वाएं। अगला प्रश्न है कि रचना और अभिव्यक्ति से। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो आज मुझे स्कूल जाना था, मैंने होमवर्क भी पूरा कर लिया था, परंतु क्या करूं, पिताजी बीमार है, माँ उनकी देखभाल में व्यस्त हैं। ना पिता काम पर जा पा रहे हैं और न माँ ने मुझे अपनी जगह बर्तन सफाई के काम पर भेज दिया। मैं यह काम नहीं करना चाहती और उस मोटी आंटी के घर में तो बिल्कुल नहीं करना चाहती, जिसने दरवाजे पर कुत्ता बांध रखा है। मेरे गुस्से ही कुत्ता भौंकने लगता है। डरते डरते अंदर जाती हूँ तो मालकिन ऐसे पेश आती जैसे मैं लड़की नहीं हूँ, बल्कि उसकी खरीदी हुई गुलाम हूँ। सच कहूँ मुझे गिलानी होती, अगर मजबूरी ना होती तो मैं काम धंधे की ओर मुड़कर भी ना देखती, मैं अपने स्कूल ही जाती। अगला प्रश्न है कि आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? तो मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का बचपन नष्ट होता है। वे किसी के यहाँ काम करते हैं तो अपना शोषण कराते हैं, और वो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक शोषण भी होता है उनका। वे जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों का काम पर जाना समाज के माथे पर एक कलंक है। इस कलंक से बचने के लिए बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। जहाँ तक संभव हो बच्चों को विद्यालय भेजना ही चाहिए, और इसमें आप बच्चे ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं क्योंकि आप बच्चे इतने समझदार होते हैं। यदि आप देखते हैं तो आप छोटे बच्चों से बातचीत भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं कि किस कारण से वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और उस कारण का पता लगाकर आप लोग इतने पढ़े लिखे तो हो जाते हैं कि इस शिकायत को आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जो अधिकारी होते हैं उनको ये सूचना दे सकते हैं ताकि वो बच्चे भी क्या कर सकें, विद्यालय जा सकें, वो भी आपकी तरह खेल कूद सकें, पढ़ सकें, जिससे उनका भी क्या है, सर्वांगीण विकास हो सके। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।